विद्यार्थियों, काव्य प्रकाश के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य के स्वरूप के विषय में जो लक्षण दिया है वह सूत्र रूप में है और इस प्रकार है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। काव्य के स्वरूप या काव्य के लक्षण के विषय में जो इन्होंने यह सूत्र कहा है वह इतना व्यापक हो गया है कि प्राय अब काव्य प्रकाशकार के लक्षण के आधार पर ही काव्य को कसौटी पर कसा जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका अनुवाद। तद वह काव्य अदोषौ अर्थात दोषों से रहित, सगुणौ अर्थात गुणों से युक्त, अनलंकृति पुनः क्वापि अलंकार सहित हो परंतु कहीं कहीं अनलंकृति अलंकार रहित भी हो, तो ऐसे शब्दार्थौ शब्द और अर्थ ही काव्य का स्वरूप होते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि दोष, गुण और अलंकार ये काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने वाले आधायक तत्व हैं। काव्य में दोष नहीं होने चाहिए, काव्य गुण युक्त होना चाहिए और प्रायः काव्य अलंकार से युक्त होना चाहिए। किंतु यदि कहीं का अलंकार नहीं भी हो तो उसमें काव्यत्व की हानि नहीं होती। अब ये काव्य किसका होता है? काव्य होता है शब्द और अर्थ का। शब्द और अर्थ में अविनाभाव संबंध होता है, दोनों की समष्टि ही काव्य कहलाती है। केवल अर्थ काव्य नहीं हो सकता, केवल शब्द काव्य नहीं हो सकता, ये आप सब भली भांति जानते हैं। जैसा कि आपने यहाँ आगे वृत्ति में कहा है, दोषा गुणा अलंकारा वक्ष्यन्ते, दोष गुण और अलंकार आगे के उल्लासों में कहे जाएंगे। क्वापि जो पद कहा गया है उसके लिए कह रहे हैं, क्वापि इत्यनेन नै तदाह यत् सर्वत्र सालंकारो क्वचित तु स्फुटालंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि। क्वचित पद से ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो सभी स्थानों पर अलंकार युक्त ही काव्य को होना चाहिए, किंतु यदि स्फुट अलंकार नहीं है, स्पष्टतया अलंकार वहाँ प्राप्त नहीं होता, तब भी उस के रुचिर होने के कारण, वहाँ पर उपस्थित शब्दार्थ के रुचिर होने के कारण काव्यत्व की हानि नहीं होती। और इसके लिए काव्य प्रकाशकार मम्मट ने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। यह कौमारः स एव हि वरस्ता एव चैत्रशपा स्ते चोन्मीलित मालती सुरवयः प्रौढ़ाः कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। यहाँ पर जो नायिका है वह विवाहिता है और अपने पति के लिए उत्कंठित है और उस अपनी दशा के विषय में चर्चा कर रही है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया वह ही मेरा पति है और वही चैत्र की रात्रियां हैं, वही मालती विकसित मालती की सुगंध है, वही बड़े बड़े कदम्बों से बहकर आती हुई वायु है, वही मैं हूँ। तथापि सुरत व्यापार की लीला विधि में रेवा नदी के तट पर वेतस के कुंजों में मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। अब यहाँ पर स्पष्टतया किसी भी प्रकार का कोई अलंकार हमें प्राप्त नहीं होता, किंतु रस के प्रधान होने से रसवत अलंकार के रूप में मान लें हम, तब भी हम उसे स्पष्ट अलंकार नहीं कह सकते। उसको भी अलंकार रसवत अलंकार में, यहाँ रसवत अलंकार को भी यहाँ स्पष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है हमें, इसलिए वहाँ रसवत अलंकार भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यहाँ पर क्योंकि रसवत अलंकार स्वयं भी गौण, रस के गौण होने पर ही होता है, रस की प्रधानता है, इसलिए रसवत अलंकार भी यहाँ प्राप्त हमें नहीं हो रहा है।
इस कारण से यहाँ स्पष्ट अलंकार की स्थिति नहीं है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्फुटालंकार के विरह में भी काव्यत्व की हानि नहीं हो रही है। काव्य हो या कोई भी अन्य लक्षण ग्रंथ, उसमें पदार्थ में 3 प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए: अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। आप सभी जो कि स्नातक के तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह पढ़कर आए हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं। तर्क संग्रह में आपको अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों के विषय में चर्चा की गई है। यदि आप में से कोई बीए में संस्कृत विषय से उत्तीर्ण नहीं रहा है, तो मैं इन तीनों की चर्चा अलग से आपके लिए कर दूंगी, आप कहेंगे तब। तो जो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अव्याप्ति दोष जहाँ पर कि व्याप्ति का होना न पाया जाए, अतिव्याप्ति जहाँ लक्षण से अतिरिक्त में व्याप्ति हो, तथा जहाँ पर जो व्याप्ति है वह कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती हो। आप अभी साधारण तौर पर इस प्रकार से समझ लीजिए कि इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित लक्षण को होना चाहिए, तभी वह लक्षण कहला सकता है। और फिर काव्य में जब हम काव्य के ही स्वरूप का लक्षण कर रहे हों, तो यह और भी अधिक कठिन हो जाता है कि कोई काव्य लक्षणकार उसका सर्वथा निर्दुष्ट लक्षण दे सके। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने इस दिशा में प्रयत्न किया है, वह प्रशंसनीय है, क्योंकि यह लक्षण सर्वथा निर्दुष्ट कहा जा सकता है। यद्यपि उत्तरवर्ती विश्वनाथ आदि जो साहित्य दर्पण का आप एमए प्रीवियस में पढ़ कर के आए हैं, वहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रकाशकार मम्मट के काव्य लक्षण का बुरी तरह से खंडन किया है, किंतु वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह दूषित लक्षण नहीं है, जैसा कि उनके विरोधियों ने इसे चित्रित करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने भी अंत में अपना काव्य लक्षण खंडन करने के पश्चात भी अपना काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम दिया है, जहाँ पर रसात्मकम वाक्य का जो लक्षण रसात्मकम है, उसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। खैर, जो भी हो, हम काव्य और उसके लक्षण के विषय में जब हम समालोचना करते हैं तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन्नलंकृति पुनः क्वापि, यह जो लक्षण है इसमें सबसे पहली बात यह है कि शब्द और अर्थ की समष्टि, पहला जो बिंदु है वह है मम्मट का, शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य है। अकेला शब्द या अकेला अर्थ काव्य नहीं हो सकता। यहाँ लक्षण में तद पद आया है, यह सर्वनाम पद काव्यम यशसे आदि जो पिछली कारिका है, प्रयोजन वाली कारिका है, वहाँ से अनुवृत्ति चली आ रही है काव्य पद की, इसलिए उसका परामर्शक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तत्पद से अर्थ है काव्य, तो यह अर्थ हुआ शब्दार्थौ काव्यम। पहली चीज़ तो यही समझने की है कि यहाँ पर तत् शब्दार्थौ का मतलब है शब्दार्थौ काव्यम। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य पद वाच्य हैं। शब्दार्थौ पद के शब्दार्थौ काव्यम, इसके 3 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। पहला है अदोषौ, दूसरा सगुणौ और तीसरा अनलंकृति पुनः क्वापि। दोष रहित हो, यह पहली विशेषता है शब्दार्थों की। दूसरी विशेषता यह है कि वे सगुण हो, अर्थात जो माधुर्य आदि काव्य गुणों से युक्त होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि वे अलंकार युक्त होने चाहिए, किंतु कहीं पर यदि रसादि की प्रतीति हो रही हो और अलंकार नहीं हो,
तब भी वहाँ पर काव्यत्व माना जाएगा, उसके काव्यत्व की हानि नहीं होगी। तो ये है काव्य प्रकाशकार मम्मट का काव्य लक्षण, जो कि उत्तरवर्ती काव्य लक्षणकारों और काव्यकारों के द्वारा प्रायः सम्मानित किया गया है। यह एक प्रशंसनीय काव्य लक्षण है। धन्यवाद।